जय हिंद दोस्तों। हम ग्रुप डी की परीक्षाओं को देखते हुए विज्ञान की एक नई श्रृंखला का प्रारंभ करने चल रहे हैं, जो इन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ना कि ग्रुप डी बल्कि जो भी परीक्षाएं होंगी, आगामी परीक्षाएं जिनमें एक विज्ञान है, उसमें यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज उसी सीरीज का हमारा पहला प्रश्न होगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समन्यूट्रॉनिक है। इसके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन क्या है, एक H1, एक H2, एक H3। दूसरा ऑप्शन 6C12 और 6C14। तीसरा ऑप्शन है 6C14, 7C14। चौथा ऑप्शन है 11N23, 12Mg24। इस तरह ऑप्शन दिए हैं। देखिए इसमें पहले हम इसका एक्सप्लेन पढ़ लें, क्या एक्सप्लेन क्या होता है, सीख लें तो प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें 3 तरह के प्रश्न बनते हैं, लेकिन उससे पहले हम जान लें किसी भी संख्या यानी जो तत्व दिया गया होगा उसके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को कैसे डिनोट किया जाता है। तो इस तरह कुछ डिनोट किया जाता है, ZXA। यहाँ पर Z क्या होता है, यहाँ पर पहले जान लें इस X का क्या होगा, कोई भी तत्व हो सकता है, कोई भी तत्व, मैग्नीशियम, सोडियम, कोई भी तत्व हो सकता है। Z क्या होता है, तो Z परमाणु क्रमांक होता है। Z क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। नीचे यानी नीचे की ओर जो लिखा होगा, जैसे इसमें देखिए 1H1 लिखा है, ये नीचे वाला 1, या जिसमें जैसे 6H12 लिखा है तो 6 इसमें क्या होगा, तो परमाणु क्रमांक होगा। और ऊपर जो लिखा होता है द्रव्यमान संख्या लिखा होता है, ये क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, तो द्रव्यमान संख्या। और इससे जुड़े हुए मुख्यतः 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन तीनों प्रश्नों के बारे में जान लें। वो 3 प्रश्न कौन कौन हैं, आइए चर्चा करते हैं। पहला होता है समस्थानिक, दूसरा कौन सा होता है, तो समभारिक। तीसरा होता है समन्यूट्रॉनिक। कौन सा होता है, तो समन्यूट्रॉनिक। 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक, समभारिक, ये सब क्या होते हैं। देखिए जिसमें परमाणु क्रमांक समान हो, देखिए परमाणु क्रमांक समान हो, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखेंगे परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं, जो नीचे लिखा हो उसको परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसमें देखेंगे पहले ऑप्शन में 1 1 1, इसमें तीनों में समान है, तो ये तीनों क्या होंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। ये क्या होगा, तो समस्थानिक कहलाएगा। अब इसके बाद समभारिक की चर्चा करें। समभारिक होता क्या है, देखिए समभारिक जिसमें ये द्रव्यमान संख्या, जिसमें द्रव्यमान संख्या या कह सकते हैं द्रव्यमान भार बराबर हो, यानी जिसमें ऊपर वाला हिस्सा बराबर हो, यानी A बराबर हो, वो क्या कहलाएगा, समभारिक कहलाएगा। देखिए हम इसमें किस में बराबर है, इस वाले में, और इस वाले में क्या है, बराबर है, तो A क्या होगा, तो A होगा समभारिक। A क्या हो जाएगा, समभारिक हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन बचता है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक क्या होता है, देखिए इस A और Z का यहाँ पर लिख लें, A और Z, यानी A क्या परमाणु, A क्या द्रव्यमान संख्या, Z क्या परमाणु क्रमांक का अंतर समान हो, अंतर क्या हो, समान हो। देखिए जैसे यहाँ पर आए हम, ये तो 2 पता चल गए, इसमें 12 में से 6 गए, कितना आएगा, यहाँ पर हम 12 माइनस 6 करेंगे, कितने का अंतर आया, 6। और इसमें 14 में से 6 घटाएंगे, कितना आ गया, 8। इसमें अंतर समान नहीं है। देखिए इसमें नीचे वाला समान है, 6 और 6 नीचे समान है, तो ये क्या होगा, समभारिक कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, समभारिक कहलाएगा। लेकिन इसमें आते हैं 23 में से 11 घटाएंगे, 23 माइनस 11 तो कितना आ जाएगा, 12। 24 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो इसमें भी क्या आता है, 12। यानी देखिए इसमें का अंतर समान आ रहा है। जब अंतर समान आता है इसको क्या कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक। इसको क्या कहा जाता है, समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। माफ़ कीजिएगा यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया गया है, समन्यूट्रॉनिक। तो 3 प्रमुख प्रश्न यहाँ से बनते हैं। लेकिन यदि पूछ लिया जाए न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना हो हमको,
न्यूट्रॉनों की संख्या, तो क्या होगा, इसी ए और जेड का अंतर होगा, यानी ज़्यादा जो भी होगा हमेशा क्या ज़्यादा होता है, द्रव्यमान संख्या ज़्यादा होती है, तो इसका अंतर जो भी होगा वही क्या कहलाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है। और एक थोड़ा सा हम ध्यान दें, इसमें लिखा है हाइड्रोजन क्या होता है, 1H1 एक है, एक 1H2, एक क्या है 1H3 है। इसको क्या कहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, 1H1 को हाइड्रोजन कहा जाता है, जहाँ कहीं भी लिखा मिले तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। अगर 1H2 की बात की जाए तो इसको कहा जाता है ड्यूटेरियम, क्या कहा जाता है, ड्यूटेरियम। और इसकी बात किया जाए तो ट्रिजियम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ट्रिजियम कहा जाता है। और ये हाइड्रोजन जो होता है इसको क्या कहते हैं, तो इसे आवारा तत्व भी कहते हैं, इसको आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है, किसको, तो हाइड्रोजन को। यानी इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही होगा, ये क्या है, समन्यूट्रॉनिक है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल c का मान क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। दूसरा ऑप्शन क्या है 6.022 × 10⁻23। अगला ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला इसके बाद ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए इसकी चर्चा करें। देखिए इसमें 1.6 × 10⁻⁻19 किसका मान होता है, तो आवेश 1 कूलाम आवेश कितना होता है, आवेश 1 कूलाम आवेश बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है 1 कूलाम आवेश बराबर कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और यही बात की जाए इलेक्ट्रॉन पर, ये क्या होता है, तो निगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पर क्या होता है, तो प्रोटॉन पर यही पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी धनात्मक होता है। पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है धनावेश, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, जबकि प्रोटॉन पर क्या होगा, तो धनावेश होगा। आगे इसकी बात की जाए, इसको केमिस्ट्री भाषा में यानी फिजिक्स की भाषा में क्या कहा जाता है, तो अवोगाद्रो संख्या, क्या कहा जाता है, अवोगाद्रो संख्या। यह भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि बताइए अवोगाद्रो संख्या क्या है, तो ध्यान दीजिएगा 6.022 × 10⁻⁻23 को क्या कहा जाता है, अवोगाद्रो संख्या। अब ऑप्शन यहाँ पे फंस जाता है, हम दोनों पढ़े रहते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ध्यान दीजिएगा जो प्रकाश की चाल होती है किसमें, निर्वात में, तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और एक प्रश्न नोट कीजिएगा कि यह बताइए कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। तो ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होगी, अधिकतम ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होगी, तो ध्यान दीजिएगा ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होगी, तो ध्वनि की चाल हमेशा ध्यान दीजिएगा ठोस अवस्था में होती है, यानी ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, और माध्यम जितना ठोस होगा उसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यह भी नोट कर लीजिएगा कि बताइए निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है, जिसमें निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा निर्वात में ध्वनि की एक चाल कितनी होगी, 0 होगी। ठोस अवस्था में तो क्या होगी, चाल बहुत तेज होगी, जबकि ध्वनि की चाल निर्वात में क्या होगी, 0 होगी। और एक प्रश्न और पूछा जाता है बेहद ही इम्पॉर्टेंट, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अच्छा, पलायन वेग क्या होता है, ऐसी स्पीड जिससे कोई भी वस्तु अपनी पृथ्वी की कक्षा से बाहर चली जाए और वापस ना आए। यानी अगर हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकें, वह पृथ्वी की कक्षा से यानी पृथ्वी से बाहर चली जाए, उसके बाद वापस ना आए, ऐसी स्पीड को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी का पलायन वेग कहा जाता है। तो इस कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ये थे 2 महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके एक्सप्लेन हमने किया, और ऐसे भी वीडियो और होंगे। मिलते हैं हम अगले क्लास में कुछ और प्रश्नों के साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।